नमस्कार दोस्तों। तो बात है सन 1608 ईस्वी की, जब भारत में ऑलरेडी पुर्तगालीज़ और फ्रेंच बिज़नेसमैन ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुके थे। गोवा के एरिया में पुर्तगाली आ चुके थे और फ्रेंच लगभग वेस्ट के एरिया में इंडिया में आ चुके थे एज़ बिज़नेसमैन और उन्होंने अपना ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखा, खरीद-बिक्री का। और उसी समय 1608 में अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी कोई सेना नहीं, कंपनी ने इंडिया में एंट्री की एज़ मसाला ट्रेडर। इंडिया में उन्होंने एंट्री की और बिना पुर्तगाली या फ्रेंच को भनक लगने दिए और उन्होंने धीरे-धीरे अपना व्यापार इंडिया में एक्सपैंड करना शुरू किया। एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली और उन्हें अब लगने लगा कि वे इंडियन राजाओं के खिलाफ जा करके, उनसे युद्ध करके वे इंडिया में कैप्चर कर सकते हैं और अपनी मोनोपोली स्थापित कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया, जो कि बहुत ही बुरा था, बहुत ही खतरनाक साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय शासन था औरंगज़ेब का, मुगल एम्परर जो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी था। उस समय पूरा का पूरा भारत मुगल वंश के अधीन आता था। तो इसलिए चूँकि मुगल सेना बहुत बड़ी थी और अंग्रेज़ उतने बड़े थे नहीं, सिर्फ़ उनके पास 10,000 सेना के करीब थी और इतनी-सी सेना के साथ वे मुगल शासन का विरोध नहीं कर सकते थे, तो उनको मुँह की खानी पड़ी और बाद में जाके उन्हें औरंगज़ेब से माफ़ी भी माँगनी पड़ी, घुटने टेक कर माफ़ी माँगी उन लोगों ने। उसके बाद उन्हें पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। बहुत ही हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ी। उसके बाद उनको इंडिया में ट्रेड कंटिन्यू करने का मौका दिया गया। अब उन्होंने अब वे समझ गए थे स्ट्रैटेजी कि जब तक औरंगज़ेब है, जब तक मुगल शासन स्ट्रॉन्ग है, तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकते। वे अपनी मोनोपोली जैसे चाहे वैसे व्यापार नहीं कर सकते, जहाँ-जहाँ चाहे वैसे व्यापार नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया में स्कोप बहुत ही बड़ा था। स्कोप बहुत ही वास्ट था इंडिया में ट्रेड करने का, धन कमाने का। इसलिए वे बहुत ही पेशेंटली एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। तब आया समय सन 1764 का, उन्होंने बक्सर का युद्ध छेड़ दिया और तब तक चूँकि औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में ही हो चुकी थी, उसके बाद उनके आगे के वंशज आए, बहादुर शाह, ज़फ़र, नादिर शाह एंड ऑल, वे उतने पावरफुल नहीं थे। वे क इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वीक थे, वे धीरे-धीरे स्कैटर्ड होते चले गए बिखरते चले गए और इसकी वजह से मुगल मुगल शासन बहुत ही कमज़ोर पड़ गई। तब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उन्होंने मुगल सेना को आराम से हरा दिया। उसके बाद चूँकि जो मेन एक यूनिफाइड गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनको अंग्रेज़ों ने हरा दिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हरा दिया। उनकी एक पैरेलल अब सरकार आ गई। 1764 के बाद पूरी इंडिया पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और धीरे-धीरे सारी फैक्ट्रियों में या जहाँ-जहाँ खज़ाने मिलते गए, जैसे कोल माइन्स वगैरह और बहुत सारे जहाँ भी खुदाई होती, जहाँ भी कोई किसी भी तरह के जो खनिज मिलते थे, उन पर अब अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया भारत पे और एक अपनी सरकार चलाने लगे, अपनी हुकूमत चलाने लगे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया, अपने कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में थोप दिया। अब उनकी एजुकेशन पॉलिसी, उनकी ट्रेड पॉलिसी नौकरी की पॉलिसी, किनको नौकरी देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कितने प्रतिशत लोगों को देना चाहिए, उनकी आर्मी में कितने प्रतिशत ब्राह्मण, राजपूत, पठान ये लोग आते, ये वही डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि उनकी सरकार बहुत ही स्टेबल हो चुकी थी, तो एक दौर ऐसा आया 1857 का जो आपको ऑलरेडी पता है कि मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया 1857 में जब ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण सेनाओं को ये भनक लगी कि उनके कारतूस में या तो गाय की या तो सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मुँह से खींचा जाता है। तो इस बात पर खास करके ब्राह्मण और मुस्लिम वर्ग के लोग भड़क उठे और उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये पहला विद्रोह हुआ 1857 में कोलकाता के बैरकपुर में और वहीं पे मंगल पांडे की मृत्यु भी हुई। लेकिन ये विद्रोह बहुत ही भयानक, बहुत ही प्रचंड था, लेकिन धीरे-धीरे इसे दबा दिया गया, जो कि सन 1858 आते-आते ये विद्रोह न्यूट्रलाइज़ हो गया और 1858 में चूँकि ये अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधीन थी, अब इसको टेक ओवर कर लिया इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने। तो अब इसकी मेन मूलतः सरकार बन गई इंग्लैंड की महारानी। तो इंग्लैंड की महारानी अब कंट्रोल करने लगी इंडिया को और उन्हीं के अधीन ये ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी सेनाएँ थी, सरकार थी, वो काम करने लगी।
अंग्रेज़ों ने इंडियन आर्मी की स्थापना की 1805 में। इंडियन आर्मी एक बहुत ही यूनिफ़ाइड और स्ट्रक्चर तरीके से, जैसा कि आज आप देखते हैं, वैसा ही था। जब इंडियन आर्मी की स्थापना हुई, तो उस समय कोई भेदभाव नहीं किया जाता था कि कितने ब्राह्मण, कितने अ, गोरखा रहेंगे, कितने पठान या कितने राजपूत रहेंगे। लेकिन जब 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद से उन लोगों ने ये समझ लिया, एक बात उनको समझ में आ गई कि उन्हें ब्राह्मण और राजपूत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वे या तो शिक्षित रहते थे या वे ज़्यादा दिमाग चलाते थे। और पठान और गोरखा ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते थे, वे फाइटर होते थे। तो इसलिए वे ब्राह्मण और राजपूतों को कम करने लगे और गोरखा और पठानों को ज़्यादा शामिल करने लगे। 1857 के पहले अ 60% अंग्रेज होते थे और 40% जो है रजवाड़ों के क्षेत्र में आता था भारत। लेकिन 1857 के बाद धीरे-धीरे उन लोगों ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और वे सिर्फ़ राजा रजवाड़ों को सिर्फ़ रॉयल्टी देते थे और वो भी रॉयल्टी सारे राजा रजवाड़ों को नहीं, बल्कि कुछ मजबूत अ, राजाओं को दिया जाता था। और जो कमज़ोर राजाएँ थे, कुछ समय के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया और या फिर उनका आधिपत्य ले गया गया अधिक उनका आधिपत्य जो है उन लोगों ने हड़प लिया बेसिकली। और उनकी रॉयल्टी भी कम कर दी या फिर खत्म कर दी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया और बाद में ज़्यादा रिवोल्ट होने के चांसेस इसलिए हुए क्योंकि जो राजाओं को जो रॉयल्टी मिलती थी, या तो बहुत ही कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। तो जिनके खिलाफ खत्म कर दिया गया या कम कर दिया गया, उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया और उनके अधीन जो लोग थे, वे लोग भी भारत के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाज़ी करने लगे, लड़ाई करने लगे। जब 1885 में अ, ए.ओ. ह्यूम के ज़रिए माध्यम से उनकी निगरानी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसका एक ही मकसद था कि जो भारतीय लोग हैं, उनकी जो भी माँगे हैं, उसके माध्यम से अंग्रेज़ी हुकूमत सुनती और अगर वो हो पाता तो उन्हें उन माँगों को पूरा करने की कोशिश की जाती। और धीरे-धीरे, धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय लोगों के अधीन आ गए। वे जैसे बाद में महात्मा गांधी आपके हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, यही लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाने लगे और इनके अधीन इन लोगों ने बहुत सारी मूवमेंट्स भी की, अ, जिसमें एक करोइया मरो का नारा भी लगाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कराया। ये सारी योजनाएं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हुई। सन 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जो गरम दल के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए। इन लोगों ने अपना मूवमेंट और भी ज़्यादा जोर कर दिया। वैसे आगे की कहानी तो आपको ऑलरेडी मालूम है। हम उन तथ्यों पे नज़र डालेंगे जिनको ज़्यादातर दरकिनार कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें की। जैसे कि उन्होंने रेलवे की स्थापना की, आर्मी की स्थापना की, हिल स्टेशंस बनाए, उन्होंने हमें क्रिकेट दिया, उन्होंने आर्किटेक्चर दिया, अंग्रेजी लैंग्वेज जो इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, ये लैंग्वेज दिया। लेकिन क्या वाक़ई में उन्होंने ये हमें एक वरदान के रूप में दिया? जी नहीं। तो जैसे कि बात है इंडियन आर्मी की, ज़ाहिर-सी बात है, वे पूरी की पूरी आर्मी जो है अंग्रेज़ों के पॉपुलेशन के आधार पे नहीं बना सकते थे। वे सारा का सारा वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ आर्मी नहीं बना सकते थे। इतनी ब बड़ी जनसँख्या वो नहीं ला सकते थे इम्पोर्ट करके। तो उन्हें यहाँ लोकल के लोगों को ही आर्मी बनाना पड़ा। तो ये उनका एक पहला मुद्दा था। जहाँ तक रेलवे की बात है, तो उन्होंने रेलवे कोई सेवा करने के लिए नहीं स्थापना किया था। उन्होंने बेसिकली इसलिए स्थापना किया ताकि इनसे उनका ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, जो कि अगर मान लो किसी ऐसे रीजन से कोयले, लोहे, अभ्रक, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, जहाँ पर कोई आस-पास में कोई पोर्ट नहीं है, तो वहाँ से ट्रेन की लाइनें बिछाई गई ताकि वे सीधे आपके मुंबई या कोलकाता, है ना?
या बंगाल के पोर्ट तक पहुँचाई जाए, जहाँ से वे आसानी से समुद्र के माध्यम से वे सारा का सारा माल अपने इंग्लैंड में पहुँचा देते। आज वैसे ही नहीं, इंग्लैंड आज के देश में, आज के डेट में इतना प्रॉस्पेरस है। यहाँ तक माना जाता है कि इंग्लैंड इतना प्रॉस्पेरस है कि अगर कोई सड़क पे कोई आदमी पड़ा हुआ है, तो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सरकारी खर्चे पे, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, सरकारी खर्चे पे उसका इलाज होता है, बिना उससे 1 रुपया रकम वसूले। तो इस लेवल की सर्विस, इस लेवल की कह सकते हैं जान बचाने की जो सेवा है, वो प्रदान की जाती है यूके में, इंग्लैंड में। तो इतना धन आया कहाँ से? उन्होंने कई देशों को लूटा है, उनमें से एक है इंडिया। और इंडिया, जब अंग्रेज आए थे, उसके पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड का 23% जीडीपी अकेले कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए इंडिया को छोड़ के 1947 में, उस वक्त सिर्फ 3 to 5% की जीडीपी अकेले शेयर करने लगी। आप समझ सकते हैं कहाँ 23, कहाँ 3 to 5%। ये था डिक्लाइन रेट जीडीपी का इंडिया का। और लोग लोग दुनिया में क्या अफवाहें फैलाते हैं कि इंडिया एक गरीब भूखे नंगे लोगों का देश है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज भी इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन आज कुछ आप कह सकते हैं, या तो सुचारू रूप से चलाया नहीं जाता है इस देश को, या जो भी हो। खैर, ये तो थी बातें कि अंग्रेज़ों ने हमें क्या-क्या दिया है। उनमें से एक है अंग्रेज़ी लैंग्वेज। अब अंग्रेज़ी लैंग्वेज उन्होंने हमें कुछ जानबूझकर नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना किया कि कुछ कुछ लोगों को, कुछ सरकारी लोगों को उन लोगों ने अंग्रेज़ी शिक्षा दिलवाई, ताकि ताकि वे उनके माध्यम से कॉमन लोगों तक, कॉमन पीपल तक पहुँच सकते, अपनी बात पहुँचा सकते और उनसे अपनी बात, उनकी बात सुन सकते हैं। बस इतना ही था। बस यही है कि हम लोगों ने थोड़ा सीरियसली ले लिया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये अंग्रेज़ी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा एक्सपैंड हो गया और बहुत सारे लोगों तक, कॉमन पीपल तक भी पहुँच गई, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी इंडिया में बोली जाती है। तो इस तरह से इंडियन आर्मी वगैरह, या आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी लैंग्वेज इंडिया में एक्सपैंड हुई। जहाँ तक बात है क्रिकेट की, 1792 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया इंडिया में। अब चूँकि उन लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और वे लोग भारतीय लोगों को भी इन्वॉल्व करते थे। अब चूँकि ये एक खेल है, खेल किसी की इसमें कोई प्रोटोटाइप या किसी की कॉपीराइट तो होती नहीं है। अब खेल किसी को पसंद आया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये खेल इंडिया में भी काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया, और इतना प्रसिद्ध होता चला गया कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा फ़ेमस इंडिया में क्रिकेट ही है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे फ़ेवर के लिए हमें इन सब चीज़ों की उपलब्धियाँ प्रदान की है। अब हम गौर करेंगे कुछ चीज़ों पे जो अंग्रेज़ों ने हमें अभिशाप के तौर पे दिया है। अब आया समय सन 1770 का, जब बंगाल में भयानक भीषण सुखाड़ आया। उस वक़्त अंग्रेज़ों ने भारत में बिल्कुल भी ज़रा-सी भी दया नहीं की। जब बंगाल में सुखाड़ आया, बंगाल क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही बड़ा है। जब सुखाड़ आया तो स्थिति इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक हो गई थी कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी, अपने सोना-चांदी, गहना, जो भी उनकी पूँजी थी, सारा वे बेचने शुरू कर दिए। चलो ये तो कॉमन चीज़ हो गई कि गरीबी में लोग सोना-चांदी, ज़ेवर वग़ैरह बेचते ही हैं। लेकिन दर्दनाक इस बात से पता चलता है, कितना दर्दनाक था कि वे अपने बच्चे तक को बेचना शुरू कर दिया, अपनी अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी 2 वक़्त की रोटी के लिए। उतना ही नहीं, अपने बच्चों को बेचने के साथ-साथ वे जब उनके रिश्तेदार मर जाते, तो उनके डेड बॉडीज़ को वो ना जलाते, ना दफनाते, उनको काट के खाना शुरू कर दिए अपनी भूख मिटाने के लिए। ये लेवल था उस सुखाड़ का और अंग्रेज़ी हुकूमत की नज़रअंदाज़ का। इस पर भी, ये तो एक हद थी, इसके ऊपर की हद तो ये थी कि इसके बावजूद कि इतना भयानक सुखाड़ था, भूखमरी थी, उसके बावजूद इस साल का जो टोटल टैक्स था, इसके पिछले साल के टैक्स से ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं, इसके बावजूद, इतने सुखाड़ होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं की, बल्कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला। इतने निर्दयी थे। मैं तो कहता हूँ, मुझे नहीं लगता ये अ, अंग्रेज़ों से कुछ, आई मीन
मुगलों से कुछ कम आक्रामक थे। मुगल तो यहाँ पर आए, वे बस गए, रूल किए, यहीं के हो गए, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज किसी के नहीं हुए, न हुए थे, न हुए हैं। आगे पता नहीं, लेकिन अंग्रेजी लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद सन 1940 में भी फैमिन आया और इसमें 4.3 मिलियन लोग मर गए और इन्हें ज़रा सी भी कोई दया नहीं आई। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो इन्होंने सबसे आगे इंडियन आर्मी को ही आगे खड़ा कर दिया मरने के लिए। और जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाती भागने की, तो इंडियन आर्मी की तो भागने की फितरत है नहीं, वे या तो लड़ते या मर जाते, लेकिन ये अंग्रेज वहाँ से दुम दबा करके भाग जाते थे। और इसीलिए इंडियन आर्मीज़ को काफ़ी सारी गैलेंट्री अवार्ड्स मिलती है, लेकिन अंग्रेज़ों को बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि वे आर्मी को भी एक प्रोफ़ेशन की तरह देखते हैं। वे इस हिसाब से नहीं देखते हैं कि अपनी देश की सेवा करनी है, ना होगा, नहीं। तो दोस्तों, ये पूरा-पूरा सारांश था कि किस तरह अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत किया और भारतीय लोगों को सताया। क्योंकि दूसरे वर्ज़न का इतिहास जो अंग्रेज़ कब आए, अ, कांग्रेस ने किस तरह से लड़ाई किया, भगत सिंह ने लड़ाई की, आज़ाद हिंद फ़ौज, सुभाष चंद्र बोस, ये सारी कहानियाँ तो आपने सुनी है, लेकिन इन तथ्यों पर भी नज़र डालना ज़रूरी था। ख़ैर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।